मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। नमस्कार दोस्तों, आज क्रिकेट जो है वो हमारे देश का बहुत ही लोकप्रिय खेल है और जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो हैं सितारे, हीरो हैं और हमारे जो सभी देशवासी हैं वो उनके बारे में बहुत कुछ जानना सुनना पसंद करते हैं। तो इसीलिए आज कार्यक्रम में श्रोताओं हमने आमंत्रित किया है क्रिकेट के बहुत बड़े महान खिलाड़ी अजीत वाडेकर को। तो उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ में अजीत वाडेकर जी की पत्नी भी हैं रेखा जी, वो भी अपने पति के बारे में कुछ बातें और कुछ क्रिकेट से जुड़ी बातें हमें बताएंगी। और मेरे साथ हैं रवि राज। प्रणामी रवि राज जी, कुछ क्रिकेट की बातें हो जाए पहले। इससे पहले कि मैं अजीत साहब से कुछ बातचीत करूं, मैं बता देना चाहता हूं कि क्रिकेट के शौकीनों, दीवानों और चहेतों के लिए अजीत लक्ष्मण वाडेकर ये नाम कई संदर्भों में बहुत खास रहा है। देश में जो क्रिकेट को लेकर ये जो उन्माद पैदा हुआ है, जो पागलपन जिसको बोलते हैं पैदा हुआ है, इसमें बहुत बड़ा हाथ अजीत साहब का रहा है। तब वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराना ऐसा माना जाता था कि मगरमच्छ को पानी में हराना या मात देना, और वो संभव कर दिखाया और वो उनके सफल मतलब नेतृत्व में जीत पाए हैं। फिर हमने इंग्लैंड को भी हराया। तो वो ऐसे दौर थे जो कि हम आज तक अपने सीने से लगाए हुए हैं। और अजीत साहब का जो योगदान है, उनका प्रेरक नेतृत्व रहा है और उनका जो वो दिमाग, खासतौर से उसके बाद भी उनका जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी जो एबिलिटी का फ़ायदा उठाया है, उसके क्या कहने। हम चाहेंगे कि आज क्या कर रहे हैं, वे क्या करना चाहेंगे आने वाले समय में, वो वाडेकर साहब खुद बताएं। वाडेकर साहब, आप सबसे पहले बताइए कि आप किस दौर को जीते हैं। एक वो दौर आपने देखा है जिसमें आपने देश को बहुत ज़बरदस्त सफलताएं दिलाई हैं। फिर आज का दौर है जिसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हैं, खूब पैसा भी है और खूब शोहरत भी है, क्रिकेट आज बहुत ऊपर पहुंच गया है। और फिर बीच का भी दौर रहा जब हमने मतलब आप कोच भी रहे, फिर मैनेजर भी रहे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सारी चीज़ें देखी, बीच में हमने वर्ल्ड कप भी जीता। तो किस दौर में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? अभी क्रिकेट में बहुत पैसा है और बहुत ही क्रिकेट है। जैसे हमारे टाइम का, हमारे वक्त में तो हम क्रिकेट खेलते थे तो जब एक बरस में हम एक सीरीज खेलते थे। अभी तो डे एंड नाइट भी चल रहा है, एवरी डे चल रहा है, एवरी डे गेम चल रहा है। तो जैसे हमारे जो दौर थे, हमारे जो वक्त में हम जैसे क्रिकेट खेला, पीरियड में क्रिकेट खेला, और उससे मुझे लगता है कि हमारा जो विजय श्रृंखला शुरू हुई। जैसे कि पहले बार हम वेस्ट इंडीज़ में जीते, फिर उसके बाद हम इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में जीतना तो बहुत ही मुश्किल था, तब तक हम कभी जीते नहीं थे, तो वहाँ भी जीत के आए। फिर उसके बाद जब इंग्लैंड आई तो थर्ड सीरीज़ भी हम जीते। तो उससे मुझे लगता है कि तभी जो विजयश्री जो हमने शुरू की यहाँ मिली, तो उसकी टेस्ट हमें मिलना शुरू हो गया। क्या बात है। और वो दौर ऐसा रहा आज भी। आप निमि जी, मैं बताना चाहूँगा हमारे श्रोताओं को कि उस दौर का प्रतीक एक इंदौर में एक विजय बल्ला के रूप में लगा हुआ है, जिसमें जो सारे के सारे खिलाड़ी जो वेस्ट इंडीज़ गए थे, इंग्लैंड गए थे, वो उन सबके ऑटोग्राफ हैं उस पर। और बहुत आज भी वो हम वहाँ के जो अप एंड कमिंग क्रिकेटर्स हैं उनको प्रेरणा देता है। तो वो दौर तो उसके क्या कहने। आपने जो एक और ख़ास बात रही है वो ये है कि इस आपके पहले कोई लेफ्ट हैंडर जो रहा है उसको इतना प्रोमिनेंस नहीं मिलता रहा था, लेकिन आपने कई चीज़ें साबित की कि एक लेफ्ट हैंडर की कितनी ज़बरदस्त भूमिका होती है। और उसके बाद से तो लेफ्ट हैंडर्स इतने ज़्यादा हुए देश में कि मतलब हर खिलाड़ी या हर जो अप एंड कमिंग जो हुआ करता था वो लेफ्ट हैंडर ही बनना चाहता था। जैसे कि पूरा वर्ल्ड में अभी लेफ्ट हैंडर्स ही ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे देखिए हर एक टीम में, जैसे श्रीलंका में भी बहुत लेफ्ट हैंडर्स। इसका क्या कोई बेनिफिट है क्या लेफ्ट हैंडर होने का?
ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज जो लेफ्ट हैंडर्स जो है वो जो नेचुरल खेलते हैं, जैसे कि गैरी सोबर्स थे और हमारे एलिगेंट होते हैं। एलिगेंट, अभी ब्रायन लारा जैसे, नील हार्वे जो मेरा आइडॉल था वो भी बहुत एलिगेंट था। लेकिन आप देखिए कि रिकॉर्ड जो कर रहे हैं वो, लेकिन वो राइट हैंडर ही कर रहे हैं, जैसे सुनील गावस्कर ने की है और फिर सचिन। तो मुझे ऐसे तो खास फर्क नहीं लेफ्ट हैंडर और राइट हैंड में, उसमें जो टैलेंट होनी चाहिए। रेखा जी बताएंगी खास तौर से कि सारा कुछ बाएं हाथ का खेल है क्या अजीत साहब के लिए? वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंडर की नज़ाकत होती है, उसके साथ स्पीड भी होता है ना, तो वो स्पीड की वजह से और वो एलिगेंस की वजह से वो ज़्यादा जल्दी आउट होते हैं शायद। मुझे क्रिकेट इतनी समझती नहीं है, लेकिन उसकी वजह से शायद वो लेफ्ट हैंडर ज़्यादा आउट होते हैं। उनकी जो नज़ाकत है ना, वो स्टाइलिस्ट होते हैं बहुत सारे क्रिकेट ये लेफ्ट हैंडर्स। अच्छा, आप तो इसलिए मुझे लगता है वो लेफ्ट हैंडर्स का कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। अच्छा, क्रिकेट का शौक आपको अब आपकी शादी के पहले ही था कि वाडेकर जी के साथ होने से आप में क्रिकेट का शौक जागा? वो शादी के पहले ही शौक था, लेकिन वाडेकर के उनके साथ रहने से ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि रुइया कॉलेज में जहाँ हम दोनों पढ़ते थे वहाँ क्रिकेट बहुत पॉपुलर था। मीन्स के अच्छा, तो तभी से हम जानते हैं एक दूसरे को। आपकी शादी हुई तभी उसके बीच में क्रिकेट था? हाँ, वहाँ तो इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट था, तो कॉलेज में थे। तो कैसे मुलाकात हुई, कैसे शादी हुई, उस बारे में भी कुछ बताइए। मैं क्रिकेट ग्राउंड पर ही हम मिलते थे, मीन्स इंटर कॉलेजिएट मैचेस जब होती थी तो हम देखने जाते थे, तभी हमारी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड थे उनके साथ उनके मिलने से हो गई। मीन्स कॉमन फ्रेंड थे दोनों के। गीत कौन सा गाया करते थे वे जब आपसे मुलाकात हुआ करती थी, नई ताजी मुलाकात? वन ही मन में गीत गाते थे ऐसे। देवानंद हमारे बहुत फेवरेट थे, तब उनका वो खोया खोया चांद हमको बहुत अच्छा लगा। तो ये जो गाना है इसकी 2 लाइनें गा के बताइए, फिर हम सुनवाते हैं। खोया खोया चांद खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, हमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाऊं। हो खोया खोया चांद खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो खोया खोया चांद खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ऐसी ही रात
रात, भीगी सी रात, ऐसी ही रात, भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ, हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया चाँद। वाडेकर साहब, आपने ये बात भले ही मजाक में कही हो कि आजकल पैसा बहुत है और शोहरत बहुत है, काश के ऐसा होता, लेकिन हकीकत ये है कि वाकई आज की तारीख में क्रिकेट में ज़बरदस्त पैसा है और ये बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट हम देखते हैं प्लेयर्स ने साइन किए हैं, और क्योंकि क्रिकेटर ही होता है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि क्रिकेटर ही है अल्टीमेटली तो, लेकिन आजकल स्पॉन्सरर्स का खेल होता चले जा रहा है ये, और स्पॉन्सरर्स जिस तरीके से हावी होते चले जा रहे हैं और एक खिलाड़ी के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, तो आपस में भी ये भेदभाव की भावना उभरती होगी और खेल भी थोड़ा सा सफ़र करता होगा। कई क्रिकेटर मैंने जो छोटे क्रिकेटर होंगे यानी इतना बड़ा नाम नहीं कर पाए हैं, उनके मतलब बातचीत में मैंने थोड़ा सा अफसोस भी देखा है कि काश हम आज खेल पाते और बड़ा सा क्रिकेट खेल पाते थे, क्योंकि कुछ लोगों का क्रिकेट में समर्पण तो बहुत ज़बरदस्त रहा है पर उतना पैसा उस समय नहीं रहा, उस समय वो देश के लिए खेला करते थे, जैसे कि आप। नहीं, जैसे आपने कहा कि ये वक्त वक्त की बात होती है, जैसे कि हमारे पुराने खिलाड़ी थे जैसे सीके नायडू, वहाँ तो कोई पैसा नहीं था, जब भी उन्हें शुरू किया खेलना तो 100 रुपीज़ उनका अलाउंस था 5 दिन के लिए, हाँ टेस्ट मैच के लिए, फिर और ट्रैवलिंग करना, सेकंड क्लास में ट्रैवलिंग करना था, और जो फॉरेन टीम थी वो फर्स्ट क्लास में जाती थी। जब हम आ गए तभी हम प्लेन से शुरू किया और जब हमारा अलाउंस 1000 रुपीज़ हो गया, अभी तो बहुत ही पैसा है, लेकिन वक्त के साथ तो जाना ही, जैसे कि तो मेरे ज़माने में तो इतना मार्केटिंग नहीं चल रहा था क्रिकेट, हाँ क्रिकेट पॉपुलर था, जैसे हमारे नेशनल गेम है क्रिकेट, कबड्डी तो कहते हैं लेकिन रियल नेशनल गेम इज़ क्रिकेट, तो मुझे लगता है कि क्रिकेट ही नेशनल गेम है और इतना पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी बहुत है उन्हें, और जो मार्केटिंग जो करनी है वो अभी शुरू हो गई और इसके वजह से बहुत ही पैसा आना शुरू हो गया, तो मुझे लगता है ये सही जो बात है। और आप जो कहते हैं कि जैसे भेदभाव हो रहा है, लेकिन उससे कंपटीशन भी बढ़ती है, जैसे हर एक अभी बच्चों को लग रहा है कि चलो हम सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं हुआ, इसलिए वो प्रैक्टिस करना, जो से मेहनत करना वगैरह तो शुरुआत करते हैं, तो मुझे लगता है उससे कंपटीशन भी बढ़ते है जब पैसा होता है तो। लेकिन तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कोई लिमिट होनी चाहिए? नहीं, ऐसे तो लिमिट तो जिसकी टैलेंट है उसको तो लिमिटलेस ही होता है, जैसे लीजेंड होते हैं जैसे कहते हैं, तो उनको तो इन्फिनिटी के लिमिट न होना ही सही है जैसे। अच्छा, बाद में आपने क्रिकेट में मैनेजर भी रहे हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव भी बहुत संभाला है और आपके वक्तव्य भी बहुत स्पष्ट रहे हैं, और आपने बार बार कई बार ऐसी बातें भी की हैं जैसे कि सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब उसमें कसावट आनी बहुत ज़रूरी है, आपने कहा था। एक बार आप फिर बता दीजिए कि आज के दौर को देखते हुए आप क्या समझते हैं? नहीं, जैसे हमारी जो सिस्टम है सिलेक्शन कमेटी की वो सही नहीं है। एक तो हमारा देश तो बहुत बड़ा है और उससे ऐसे लग रहा है कि रिप्रेजेंटेशन होने के लिए उसने 5 जोन किए और वो जोन एक जोन से एक सिलेक्टर यहाँ आते हैं और सिलेक्ट करते हैं टीम। तो मुझे लगता है कि उसमें वो जोन में जो क्रिकेटर जैसे सेंट्रल जोन में ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला करते, तो लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन होने के मुताबिक ऐसे लगता है कि उनको किसी को तो लेना ही पड़ेगा कि उनकी सीट तो नेक्स्ट ईयर चलानी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा पार्शियलिटी जो होता है वो उसमें कोई अंदर और एंट्री जो होती है, और ऐसे लग रहा है कि जो 3 जो खिलाड़ी अच्छे जैसे खेले जैसे कि सुनील गावस्कर, कपिल देव और बहुत ही खेले, जैसे टेस्ट क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत फ़र्क होता है। जो टेस्ट क्रिकेट बहुत खेलते हैं उसमें जो टेम्परामेंट, जो टैलेंट एक ही होता है लेकिन उसमें टेम्परामेंट आना चाहिए। तो जो टेम्परामेंट किसी को पता होगा जो टेस्ट क्रिकेट खेले उन्हें, तो उनको एक तो सिलेक्टर्स करना चाहिए
और फिर ज़्यादा जो टेस्ट क्रिकेट खेले कि उनको पता है ऑस्ट्रेलिया टीम कैसे, इंग्लैंड टीम कैसे, अपोजिशन टीम कैसे, उसको पता होना चाहिए। तो इसलिए उनको अनुभव चाहिए, तो उसमें ज़्यादा टेस्ट खेलना। तो ऐसे खिलाड़ी जो है, जो पुराने खिलाड़ी, उनको सिलेक्टर्स बनाना चाहिए और खाली 3 या 4 सिलेक्टर्स होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और उनको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हम टीम को जैसे हम दोष देते हैं हारने के बाद, उनको कहते हैं कि नहीं टीम सही नहीं है, लेकिन टीम कौन बनाते हैं? जैसे सिलेक्टर से बनाते हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए सिलेक्शन में थोड़ा सा जो रीजनलिज्म जो कहते हैं उसका कुछ प्रवेश हो रहा है। अच्छा, जैसे आपने टीम की बात की, तो जो नेतृत्व करता है जो टीम में, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कैसा खेल होगा। तो उसमें जो खिलाड़ी है जो नेतृत्व करता है, तो उसकी क्या भूमिका रहती है और उसका खेल पर प्रभाव पड़ता है, उसके खेल पर? इट डिपेंड। जैसे कि कोई खिलाड़ी जैसे होते हैं कि उनको वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो अलग 10 खिलाड़ी हैं उनकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और उनको कहना है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी बैटिंग करनी है, आपको विकेट्स लेने हैं, आपकी फील्डिंग करनी है। तो जो कोई एक कप्तान हो तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर लेते हैं। तो इसकी वजह से उसका कुछ फर्क उनका गेम पर, उनके खेल पर हो सकता है। आप भी मतलब 90s में बहुत आउट हुए हैं और एक ये हम लोग चाहते रहे हैं कि आप सेंचुरी मारें और 90s पे आउट हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं क्या आपके वो जो कैप्टनशिप का भी फर्क आता था उसके ऊपर? एक तो है कैप्टन को तो एक सोचना पड़ता है, और जो 5 दिन का जब खेल होता है, लेकिन हर एक बॉल को सोचना पड़ता है। जब जैसे हम प्लानिंग करते हैं, हमारी टीम मीटिंग जो होती है इवनिंग को, लेकिन नेक्स्ट कभी बरसात आ सकता है, पानी आ सकता है, कोई क्लाउड्स आ सकता है, तो इसलिए जो प्लानिंग होता है वो सब पानी में जा सकता है। तो फिर वापस सोचना पड़ता है, तो हर एक बॉल को सोचना पड़ता है। जब हर एक बैट्समैन जब आता है तभी वो भी अच्छा बैट्समैन हो सकता है। जब टेस्ट खेलता है तो उनका वो भी ठीक ढंग से वो बराबर चेंज कर सकता है बैटिंग। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो फर्क तो होता है, लेकिन जो 90s में आउट हुआ वो पहले से मैं शुरुआती मेरे 90s में आउट होने से शुरुआत हुई थी। जैसे कि हम नर्वस 90 जो कहते, और मैं देखता था कि हमारे 5 दिन का गेम है और फिर ज़्यादा रन्स बनाने में ज़्यादा वक्त भी जा सकता है, और हमारे जो बॉलर्स हैं उनको भी ज़रा विकेट्स लेना है। ये सब सोचने के बाद मैं आउट होता था। इसलिए मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं 90s में ही आउट हुआ। हम आपकी सफलताओं के बारे में बातचीत की। एक कप्तान असफलताओं को कैसे लेता है ये जानना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले आप कोई अच्छा सा गीत सुनाइए। एक तो बहुत प्यारा गाना है, जब हम वतन के लिए खेलते हैं तो लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। जैसे जब वतन के लिए खेलते हैं तो हमारा खेल भी अच्छा हो सकता है, प्रदर्शन भी अच्छा हो सकता है, और इसलिए वही मेरा सबसे बड़ा अच्छा गाना है, प्यारा गाना है। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गीत तो हमने आपकी पसंद का सुना। अब मैं रेखा जी से ये जानना चाहूंगी कि जैसे ये इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, तो घर में इनका कैसा रोल है कि आपके साथ मदद करते हैं, घर के कामों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं? सब में उनको बहुत इंटरेस्ट है। खाना भी घर का बनाते हैं? खाना बहुत अच्छा लगता है, कभी भी वो बाहर खाते नहीं है मीन्स। और बच्चे इनकी कंपनी बहुत मिस करते थे पहले, तो इनको बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद है, फैमिली के साथ रहना भी बहुत पसंद है। और कहाँ भी हम जाते थे तभी बच्चों को साथ में लेके, और थोड़ी सी जो छुट्टी मिलती थी पहले तो उसमें हम साथ एक साथ गुजरते थे। कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। अभी 2 बड़े हैं, एक न्यूजीलैंड में है, दूसरा अमेरिका है, और मैं लड़की जो है वो हमारे साथ है। तो लड़के खेलते नहीं है, उनको शौक नहीं है क्रिकेट का? पहले तो
वो चाहते थे, मीन्स लड़का चाहता था कि क्रिकेट खेले, लेकिन वो तब तो 5 डेज क्रिकेट थी ना, तो टाइम कंज्यूमिंग, तो बहुत देरी लगती थी रिजल्ट के लिए। पहले तो वो वनडे गेम नहीं थे ना, तो उनको चाहते थे वो लोग कि रिजल्ट जल्दी आए, तो इसलिए बड़ा लड़का फुटबॉल खेलने लगा, दूसरा वाला बास्केटबॉल खेलने लगा, और लड़की जो है वो थ्रो बॉल खेलती है और खेलती थी, और वो डांस भरतनाट्यम सीखा है उसने। कभी ऐसा नहीं लगा कि अपने बेटे को क्रिकेटर ही बनाए, अजीत साहब? सही कह रहे थे, ऐसे तो लग रहा था कि हमारा बेटा भी अच्छा क्रिकेटर बने, लेकिन जब उसने शुरू किया खेलना तो थोड़ा सा कंपैरिजन शुरू हो गए कि नहीं नहीं, ये बाप से इतना अच्छा नहीं है बाप से बढ़कर जैसे कहते थे, लेकिन हमारे जो क्रिटिक्स होते हैं उसने कहना शुरू किया, उससे वो थोड़ा नाराज हो गए। तो मैंने तो फोर्स तो हम कभी नहीं किया किसी पर, तो इसलिए उसने कहा कि ठीक है, हम स्टडी पर थोड़ा ध्यान दें और हम रग्बी खेलना शुरू करें आपको अब रिटायर्ड लाइफ अपनी कैसी लगती है? क्रिकेट से क्या दूरियां बढ़ गई हैं कि उतना ही शौक है और आप उतने ही इंटरेस्ट से इसको सुनते हैं? मैं जब क्रिकेटर हूँ तो क्रिकेटर ही रहता हूँ ऐसे कि फर्स्ट पेज जो मैं पढ़ता हूँ पेपर में तो वो स्पोर्ट पेज ही पढ़ता हूँ ऐसे। और फिर हमारे जो क्रिकेटर्स है, पुराने क्रिकेटर्स, अभी जैसे यंग क्रिकेटर्स भी, जैसे सचिन, विनोद कांबली वगैरह, उनके साथ हमारी तो बातचीत तो रहती है कई, लेकिन वो तो बहुत बिजी होते हैं, लेकिन पुराने क्रिकेटर के साथ भी बातचीत, जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जब दिल्ली तभी कभी बिशन को मिलना है, वैसे तो हम क्रिकेट में ही रहते हैं। अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं? अभी भी तो आप कितने फिट हैं? जैसे आपको लग रहा है? हमने हैं तो क्या करते हैं? तो तब क्या करते थे और अभी भी क्या करते हैं? अभी भी आप फिट हैं? तब तो ज़्यादा ही हम एक्सरसाइज करते, प्रैक्टिस तो बहुत ही करते थे, जैसे कि 3-3, 4-4 घंटे हम वहाँ ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते थे, उसके साथ एक्सरसाइजिंग, रनिंग करना है, दौड़ना है, वो सब हम करते थे, जॉगिंग वगैरह से, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ ही हम ग्राउंड पर ज़्यादा मेहनत करते थे। और अभी जो है, अभी तो मैं घर में हूँ, तो हमारे जो मिसेस है, हमारी जो वाइफ है, वो मेरे पीछे लगते हैं, तो इससे ज़्यादा रनिंग कौन करे लगता है। लेकिन हम वॉक वगैरह लेते हैं, तो स्विमिंग करते हैं जैसे, और इनके साथ जाना है। फिर मेरे जो कुत्ता है, डॉग जो बड़ा है, वो आपने देखा होगा, लेकिन उसके साथ भी जाना पड़ता है, तो इससे ज़्यादा एक्सरसाइज होता है मुझे लगता है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा फिट हूँ। वनडे मैचेस ने क्रिकेट का पूरा स्वरूप ही बदल के रख दिया है, और आजकल जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वहाँ एक प्रकार से 2 टीमें होती हैं, एक वनडे की स्पेशलिस्ट टीम होती है और एक टेस्ट मैच की टीम होती है, और इस कॉन्सेप्ट का उनको फ़ायदा भी मिला है। अब देखिए, माइकल बेवन जैसा खिलाड़ी, आज 50+ का एवरेज बहुत बड़ा एवरेज माना जाता है, और वो वनडे में उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। इसी तरीके से रामनरेश सरवन हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ वेस्ट इंडीज़ में। तो क्या आपको लगता है भारत में भी ऐसे 2 टीमें होनी चाहिए? ये तो ऐसे तो होनी चाहिए, लेकिन जब तक हमारे पास ऑस्ट्रेलिया जैसे खिलाड़ी है, बहुत ही खिलाड़ी है, लेकिन हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है, जैसे कि जैसे माइकल बेवन जैसे खिलाड़ी, उनके पास बहुत ही ऐसे खिलाड़ी है कि उनको भी मौका भी मिल सकता है। और जैसे वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, उसमें तो फ़र्क तो है। ये तो जैसे क्विक क्रिकेट जो कहते हैं और पायजामा क्रिकेट जो कहते हैं, वही क्रिकेट है ऐसे, और उसमें तो फ़र्क तो होना ही है। लेकिन जो बड़े जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे सचिन जैसे, सुनील गावस्कर जैसे, कपिल जैसे, वो लेकिन वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं और करना चाहिए। जैसे हम टेस्ट क्रिकेटर को, जैसे कभी 5 दिन का जो खेल होता है, तभी उसमें भी कभी कभी तो जल्दी से जल्दी रन भी बनाना होता है, जैसे वनडे जैसे, तो मुझे लगता है वो एडजस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन जब आपके पास ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत ही खिलाड़ी है, तो उनको मौका देना है, तो इसकी वजह से उनको 2 टीम हम बना सकते हैं। अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है वहाँ इंग्लैंड में, 20 कप, यानी 20 ओवरों का मैच होता है, वो उसको और रिड्यूस कर दिया, अभी 50 ओवरों से 20 ओवर का कर दिया है, जिसमें और फास्ट क्रिकेट देखा जाता है, एक बॉल का बहुत बड़ा मायने होता है। तो क्या हो रहा है ये क्रिकेट में? उसके एक ही वजह मुझे लगता है, जैसे कि इंग्लैंड में अभी क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट, हमारे जो यंगस्टर्स है, तो वहाँ के यंगस्टर्स है इंग्लैंड के, वो उसमें ज़्यादा अभी कुछ ज़्यादा कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। लेकिन हमारे अपना देश में क्रिकेट एक नेशनल गेम है। अब कौन सी भी मैच हो, जहाँ सचिन खेलना है, तो वहाँ तो भीड़ तो होगी, ऐसे फुल हाउस तो होगा। जैसे हमारे पास अभी कलकत्ता में हम जब ईडन गार्डन में खेलते हैं, तो 1 लाख की कैपेसिटी होते हैं, फिर 25,000 उसमें पुलिस आते हैं, फिर 25,000 कॉम्प्लीमेंट्रीज होते हैं, 25,000 विदाउट टिकट्स होते हैं, तो इतने भीड़ होती है।
से भरा खेलने चल दिए 11 विकेट है गड़े तैयार हम खड़े खेल शुरू होगा 11:15 मैदान है हरा भीड़ से भरा खेलने चल दिए 11 विकेट है गड़े तैयार हम खड़े खेल शुरू होगा 11:15 ये है क्रिकेट आउट ये है क्रिकेट आउट ये है क्रिकेट नॉट आउट ये है क्रिकेट सिक्सर बार बेचारा ये बॉल घूमती हवा चूमती हुआ LBW बेसहारा ये है क्रिकेट सिक्सर ये है क्रिकेट बाउंड्री ये है क्रिकेट LBW ये है क्रिकेट सेंचुरी जब चालबाजियां बेहतरीन कैच जीतना है मैच फील्डर की देखो कलाबाजियां मैदान है हरा भीड़ से भरा खेलने चल दिए 11 ये है क्रिकेट ये है क्रिकेट ये है क्रिकेट गले में रुमाल है कलाई का कमाल है हर अदा बेमिसाल है जरा दाद दे आशीर्वाद दे होगा नाम रोशन यही कल की किसको खबर आज की बात कर हमसे बढ़कर है कोई नहीं कल की किसको खबर आज की बात कर हमसे बढ़कर है कोई नहीं ये है क्रिकेट ये है क्रिकेट ये है क्रिकेट ये है क्रिकेट मैदान है हरा भीड़ से भरा खेलने चल दिए 11 विकेट है गड़े तैयार हम खड़े खेल शुरू होगा 11:15 अच्छा रेखा जी, जब ये वाडेकर साहब जीत कर आते थे कोई खास मैच तो घर में कैसे रिएक्ट करते थे, कैसे सेलिब्रेशन करते थे? घर में जैसे फेस्टिवल जैसे होता था, काफी भीड़ तो रहती थी, मीन्स कांग्रेचुलेशन ये करने के लिए सब आते थे। फिर जो पहली बार इंग्लैंड में जीत के वो आए थे तब वो रेड कारपेट रिसेप्शन मिला था, वो तो मैं कभी भी भूल नहीं सकती। वैसे तो मुझे नहीं लगता किसी क्रिकेटर के वाइफ को ऐसा सम्मान मिला हो। उसके बारे में कुछ बताइए।
वो तो जो मोटरकेड चालू हो गई, मीन्स वो प्रोसेशन जो एयरपोर्ट से चालू हो गया था, और सब लोग मीन्स रास्तों के दो तरफा खड़े रह के जो फूल का बरसात कर रहे थे ना, वो तो देखने जैसे, मीन्स कभी भी भूल नहीं सकते, ऐसी वो बात थी। तो मुझे बहुत ऐसे अभिमान लगता था कि मेरा वो भाग्य है करके। और घर में भी यहाँ आके मीन्स अपने वानखेड़े स्टेडियम पर आके जो रिसेप्शन मिला था, जो सब लोग जो माला और हार पहना रहे थे और स्पीचेस दे रहे थे उनके पराक्रम की, तो बहुत अच्छा लगा था। अभी भाग्य की बात की रेखा जी ने। अजीत साहब बताइए, क्रिकेट में भाग्य कितना मतलब जरूरी है, भाग्य का होना या भाग्य का ना होना, और आप कितना मानते हैं भाग्य को? जैसे क्रिकेट में नहीं, सब हर एक गेम में और हर एक जो स्पीयर में जैसे थोड़ा सा तो नसीब तो चाहिए, भाग्य तो चाहिए। और मुझे लगता है कि विक्ट्री फेवर्स द ब्रेव जो कहावत है, जैसे कि हम थोड़ा सा ब्रेव हो और हम थोड़ा पॉजिटिव माइंड से खेले और जीतने के लिए खेले, तो भाग्य भी अपने साथ भाग देते हैं। अच्छा, हमारे श्रोता ये बात ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्रिकेटर्स की कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर होती है, खासतौर से मैदान में उतरते समय कोई बायां पैर पहले बांधता है, कोई दाहिना, या कोई और ख़ास बात होती है। तो आपकी कुछ ऐसी कोई रही हो तो बताइए ज़रूर। हाँ, ऐसे हर एक क्रिकेटर सुपरस्टिशियस होता है। जैसे हम जब भी बैटिंग के लिए जाते थे तो पहले लेफ्ट लेग को हम पैड लगाते थे, और जब बैट्समैन के साथ हम जाते थे दोनों, जब भी शुरू में, तो हम लेफ्ट साइड से जाते थे उनके ऐसे, और कभी वो राइट लेफ्ट में आए तो उसको कहते थे बाबा तू राइट में जा, मेरे साथ चल और मैं लेफ्ट में चलूं। तो ऐसे ये सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं, हमारे जो क्रिकेट को देखने वाले होते हैं वो भी बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं। पर्टिकुलर जगह में बैठना, उन्हीं कपड़ों के साथ बैठना, सब सारा सेटअप वैसा होना, तभी खिलाड़ी अच्छा खेलेगा, ये मान के चलते हैं। ये मेरे बीबी करती थी। क्या बात है। आप बताइए आपकी क्या खासियत रही है? मेरा एक फेवरेट कलर का ये था, सूट था, पंजाबी सूट, वही पहन के मैं कभी भी जाती थी। तो भी कितना भी ओल्ड हो गया तो भी मैं वही पहन के कभी भी जाके, फिर उनका स्कोर होता था, इसी वजह से मैं वही ड्रेस डाल के और उसी वक्त जाने का, मीन्स मैच के पहले ही थोड़े उसी टाइम पर जाके बैठने का पहले, तो शायद स्कोर ज़्यादा होगा, इसी वजह से वही ड्रेस वही टाइमिंग सब करके मैं जाती थी। लेकिन कभी कभी वो भी नहीं चलता था, वो भी आउट होते थे। अब आप बताइए हमें कौन सा अगला गीत सुना रहे हैं? मेरा पॉपुलर, जब हम छोटे थे तभी मुझे एक गीत बहुत पसंद था, वो अपने देश का भी है, वो आओ बच्चों तुम्हें दिखाए। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना, नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाडेकर साहब, ड्रेसिंग रूम का जो माहौल हुआ करता है या आपके ज़माने में हुआ करता था, आज जो होता है, उसके बारे में ज़रूर हम जानना चाहेंगे। और एक बात और जानना चाहेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि बागडोर कोई एक ही संभाल सकता है। एक ज़माने में कैप्टन ही सर्वे सर्वा हुआ करता था और कैप्टन के डिसीजंस चला करते थे, आप तो जानते ही हैं। लेकिन आज का जो क्रिकेट है उसमें कैप्टन के साथ फिर मैनेजर हुआ करता है, कोच हुआ करता है, फिर ट्रेनर हुआ करता है, फिर फिजिशियन हुआ करता है। तो इतने सारे दिमाग जब एक साथ काम करते हैं किसी टीम के प्रति तो वो नेगेटिव भी चले जाते होंगे। जैसे कि फुटबॉल में ब्राज़ील की टीम के साथ हुआ था और वो उनके रोनाल्डो जो है वो चल नहीं पाए थे। इसके पिछले वर्ल्ड कप में जब फ्रांस की टीम जीत गई थी तब बताया गया था कि 6 दिमाग थे वहां पर और 6 में से 4 लोगों का कहना था कि इन्हें खिलाया जाए और 2 का कहना था ना खिलाया जाए, क्योंकि वो रात भर सो नहीं सके थे। तो इस तरीके के डिसीजंस जब आ जाते हैं, 5-5, 7-7 दिमाग काम करते हैं, तो खेल सफर नहीं करता है क्या? जैसे हर एक का रोल जो होता है वो अलग ही होता है। जैसे कोच होता है वो कोचिंग करना है, और जो साइकियाट्रिस्ट होता है जैसे साइकोलॉजिस्ट होता है उनको जरा उनकी जो मन की जो बढ़ानी है, जैसे मजबूती करनी है। और फिर जो हमारे ट्रेनर जो होते हैं वो एक्सरसाइज करना है। और फिर बाद में जो दूसरे मैनेजर तो उनको तो देखना है, वो टिकटिंग नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वो सब देखना है। तो हर एक का रोल एक अलग होता है। और जब दूसरा रोल में कोई इंटरफेरेंस करे, हाँ, तो कैप्टन को उनको कहना चाहिए कि आप जरा ये आप रोल संभालिए, आपका ज्यादा आप दूसरे के रोल उनका थोड़ा कैप्टन को थोड़ा सा तो ये होना ही चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और जब कैप्टन जब ग्राउंड पर जाता है तो उनका ही रोल होता है कि जीतने के लिए और कैप्टनसी करने के लिए, और तभी वो होल एंड सोल होता है। और वो उसका ही परफॉर्मेंस से ज़्यादा सबको पता लगता है कि ये परफॉर्मेंस करे कि नहीं। तो कैप्टन का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ड्रेसिंग रूम के माहौल की बात बताइए, सुना है बहुत गीत संगीत चला करता है। और हमारे पास बहुत ऐसे संगीतकार थे लेकिन उनको अच्छा मौका नहीं मिला, इसलिए वो कोई मौका नहीं मिला, इसलिए वो कुछ ज़्यादा कुछ उनको प्रसिद्धि नहीं मिली। जैसे हमारे पास अशोक मनकर थे, वो भी अच्छा गाना गाते थे और बहुत ही दिलचस्पी से गाना गाते थे। और सोलकर भी काफी सोलकर भी गाना गाते थे। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है अच्छा गायक था एक संजय मांजरेकर था। हाँ। और शिवलकर, हाँ, और विनोद कामली भी, लेकिन वो थोड़ा सा कॉपी करते थे लेकिन गाते थे बहुत बढ़िया। लेकिन इनका जैसे बोलते हैं कि हेरिटरी था, जैसे कि संजय मांजरेकर, उनके पिताजी विजय मांजरेकर वो जो मेरे गुरु थे वो भी बहुत अच्छे गाते थे और बहुत बढ़िया गाते थे। उनका एक अच्छा गाना वो जिंदगी या सफर। वाडेकर जी, आप इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं पर आपका अपना कोई शौक भी तो होगा, ये तो आपकी जिंदगी है क्रिकेट। पर जब कभी वक्त मिलता है खाली, कभी तो मिलता होगा, तो आप क्या करना पसंद करते हैं? मुझे थोड़ा रीडिंग का शौक है और थोड़ा लाइट, जैसे चेस जो है वो मुझे ना जेम्स हेडली चेस जो बहुत बढ़िया नॉवेल है, मुझे अच्छा लगता है। और फिर बाद में जो कार्टून्स होते हैं, हमारे कॉमिक्स होते हैं, जैसे आर्ची और एस्ट्रिक्स वगैरह, वो भी मैं बहुत पढ़ता हूँ, देखता हूँ। और फिर स्विमिंग एक मुझे करने का बहुत शौक है। और ज़्यादा से ज़्यादा तो थोड़ा आराम से हम कुछ पढ़ सके तो अच्छा लगता है। अच्छा, आज की ये जो हमारी टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम, इसका प्रदर्शन अच्छा है और अब लोग बहुत ज्यादा क्रिकेट से जुड़ गए हैं, मतलब बिल्कुल अपना सब काम छोड़कर क्रिकेट देखते हैं। तो आज की टीम को आप जैसे इतने वेटरन खिलाड़ी हैं तो किस नजरिए से देखते हैं और उसमें किस तरह का कोई बदलाव या कैसा होना चाहिए आपकी नजर में?
हमारी टीम तो बहुत बढ़िया है। ऐसे जैसे कि हमारे पास जब मेरे ज़माने में जैसे फास्ट बॉलर्स नहीं थे, अभी फास्ट बॉलर्स जैसे बहुत ही बढ़िया है, जैसे जहीर खान, अपने आशीष नेहरा, जैसे श्रीनाथ, अजीत अपना अगारकर, जैसे बहुत बढ़िया का फास्ट बॉलर्स है। और हमारे पास स्पिनर्स भी अच्छे, जैसे अनिल कुंबले और हरभजन सिंह अच्छे। और हमारी बैटिंग बहुत बढ़िया है, जैसे 7-8 नंबर पर हम बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो हमारे टीम, हाँ, थोड़ा सा क्या जो किलर्स इंस्टिंक्ट जो कहते हैं वो थोड़ा होना चाहिए। अभी तो है, बहुत ही है जैसे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकाबला करना है और उनके जीतना है, तो मुझे लगता है उनके जैसे होना चाहिए। और तो वो कैसे हुआ जा सकता है? जैसे कि अभी तो हो रहा है, अभी जैसे प्रोफेशनलिज्म जो है अभी वो बहुत बढ़ रहा है। और हम उनके साथ भी जैसे ग्राउंड पर जो स्लेजिंग जो करते हैं वो भी हमने शुरू किया है अभी। तो मुझे लगता है शुरुआत तो हो गई, और अभी मुझे लगता है कि 2-4 बरस में वो जो किलर्स इंस्टिंक्ट आ सके। और उन्हें पता है कि अभी ये जो आजकल का जमाना है वो जीतने के लिए जमाना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। सही बात है। जितना बड़ा खिलाड़ी होता है उससे एक्सपेक्ट, मैं ये बात ही करना चाहता था कि जब तनाव के जो क्षण होते हैं, खासतौर से रेखा जी से पूछना चाहूँगा कि आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या टीम हार जाती है, तब आप घर लौटते हैं तो किस तरीके के मूड में होते हैं, और फिर आप किस तरीके से उन्हें वापस उस मूड से निकाल कर और अच्छा बनाती हैं? तो पहली बात तो क्रिकेट की एक भी बात बोलनी नहीं चाहिए। जब वो घर लौटेंगे तभी ऐसा माहौल रखना चाहिए कि वो मैच चलती थी, कुछ होता था, इससे क्रिकेट का एक भी मीन्स क्रिकेट के बारे में बोलने का ही नहीं। थोड़ी देर के लिए मीन्स एक दिन के लिए क्रिकेट छोड़ के सब बातें करने की, ये तो पहली, हाँ, थोड़ा डाइवर्शन चाहिए। दूसरी कुछ बच्चों की बातें, नहीं तो कुछ दूसरा, कुछ पिक्चर की बातें, लेकिन क्रिकेट की बात बोलने की नहीं। धीरे धीरे सब माहौल अच्छा हो जाता है, फिर पूछने का धीरे से, तो फिर रिलैक्स हो जाते हैं। अरे क्या खाना पसंद करते हैं जब बाहर से कहीं से आते हैं? तो हमें तो नॉनवेज दोनों को ही बहुत पसंद है, स्पेशली फिश हम बहुत खाते हैं। फिश की प्रिपरेशन उनको अच्छी लगती है। अच्छा, वो कभी बनाते भी हैं? वो बनाते हैं, लेकिन वो मैंने टेस्ट नहीं किया है। लेकिन वो ऐसे डायरेक्शन देते हैं, मीन्स ये बना वो बना करके, लेकिन मैं बनाती हूँ। अच्छा, और स्वीट पसंद करते हैं? ना, स्वीट बिल्कुल नहीं पसंद करते। अच्छा, यही आपकी फिटनेस का राज है शायद। लेकिन है इसके बारे में कि जैसे कहाँ भी फंक्शन हो, पार्टी हो, कॉकटेल और डिनर जैसे, लेकिन मैं वो छोड़कर यहाँ आता हूँ घर का खाना खाने के लिए। मेरी बीवी बहुत अच्छे बनाते हैं, और आप भी आ सकते हैं कभी घर खाने के लिए। क्या बात है। अच्छा वाडेकर साहब, एक बात और बताइए कि भारतीय टीम के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो तनाव या दबाव में बिखर जाती है। जो एक्सपेक्टेशन जो रहती हैं तो वहाँ पर वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। और हम ये नहीं कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कमज़ोर थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमारा ये भी था कि हम हमारी एक्सपेक्टेशन की वजह से फाइनल हारे, ऐसा भी था। ऑस्ट्रेलिया की टीम ज़बरदस्त थी, उसको हराना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन कहीं ना कहीं ये दबाव भी था हमारे ऊपर कि हमें वो जीतना है। जबकि क्रिकेट में हार जीत, हर खेल में हार और जीत दो पहलू होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, और इसी की वजह से ये बात कह रहे हैं कि साइकियाट्रिस्ट की भी बहुत ज़रूरत है। कुछ खिलाड़ियों को उनका, जैसे अब इतना बड़ा खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर, और फाइनल में उनको बोलते हैं कि वो प्रेशर की वजह से वो जल्दी आउट हो गए। तो आप इसको कितना, आप तो खुद इन सारी चीज़ों से मतलब जूझते आ रहे हैं, और आपने एक बहुत लंबा समय देखा है, आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? आप जो सचिन के बारे में आपने जो कहा वो सही नहीं, जैसे कि उनको तो कोई भी प्रेशर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनका दबाव भी कोई नहीं ला सकता। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया ने जो फाइनल में जो रन्स बनाए 361, तो वो करना तो नामुमकिन था, जैसे इम्पॉसिबल टास्क थी। तो इसके वजह से मुझे लगा कि सचिन जल्दी आउट हुए। लेकिन आप जो कह रहे थे वो सही है, जैसे हमारे जो खिलाड़ी है वो बहुत दबाव से खेलते हैं, जैसे वो एक्सपेक्टेशन बहुत होते हैं। जैसे उनको भी, ऑस्ट्रेलिया को भी करना था उन्हें कि हम भी उनको अटैक कर सकते हैं, लेकिन उसने जो अटैक किया बहुत जैसे किया कि वो जो उनकी जो ओरिजिनल जो बॉलिंग थी वो सब भूल गए। पहले उसने इतनी बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसकी वजह से हमारे कप्तान ने वो फील्डिंग ले ली, लेकिन इसने बॉलिंग वो दबाव से इतनी खराब की बॉलिंग, उसे ज़्यादा
जोश से डालना उन्हें पसंद किया, और इसकी वजह से वो सब जो हेवायर उनकी बॉलिंग हो गई। तो मुझे लगता है वो दबाव का ही कारण था, इसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया को अटैक करना है, लेकिन वो हमारे जो लिमिटेशंस में खेलना चाहिए, तभी हम अटैक ठीक तरह से कर सकते हैं। आजकल खेल में इतना दबाव बढ़ गया है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा और उसके बाद आपसे आपकी प्रतिक्रिया पूछूंगा उसमें। हॉकी में मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हॉकी में एक बहुत बड़ा मैच था, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट मैच था, और चूँकि टीम में काफ़ी नए खिलाड़ी हुआ करते थे उस समय, और टीम का जो मैनेजमेंट जो संभाले हुए थे वो बहुत नामी गिरामी खिलाड़ी थे, काफ़ी उनका नाम रहा है। तो उनके सामने वो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जो खिलाड़ी थे, और उन्होंने मतलब बाकायदे रात भर उनको सोने नहीं दिया, और तुमको कल अच्छा खेलना है, देख लो ये टीम है और उसको हराना ही है, और इतना ज़बरदस्त प्रेशर बनाया अच्छा खेलने की बात करके कि रात भर बच्चे सो नहीं सके। खिलाड़ी नेशनल टीम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग नए थे उस समय, और हमारी टीम जो पुनर्गठन के से तो ये रीयूनाइटेड जो होने वाली थी उस समय से गुजर रही थी, तो बड़े बड़े खिलाड़ी अलग हो गए थे और नए नए खिलाड़ी आ रहे थे, और सवेरे ये हुई हालत कि दौड़ नहीं सके, क्योंकि उसमें बहुत दमखम चाहिए होता है, और टीम बुरी तरह से हार गई। तो यहाँ पर हमारे जो टीम को जो संभालने वाले हैं उन्हें बहुत सोचना जरूरी होता है। जो अब हमारे जो हॉकी टीम के कोच थे, वो मुझे लगता है कि उन्हें पता नहीं था कि जैसे हम खेलते हाई लेवल पर, तो हर एक खिलाड़ी जो होता है तो उनको पता होना चाहिए कि अभी हम कल कैसे खेलेंगे। और उनकी एक आदत होती है, जैसे घर में से जब हम बाहर निकलते हैं कितना सोना है कितना, वही आदतें हमको वहाँ यूज कर सकते हैं हम। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर एक जो 5 जैसे अपने हाथ के जो 5 फिंगर्स है वो एक ही नहीं होते, जैसे ऐसे हर एक खिलाड़ी की आदतें डिफरेंट होते हैं, और दे हैव बीन यूज्ड टू इट। ऐसे तो उनको सब अलग करना वो जो आदतें से, तो इसलिए उनका परफॉर्मेंस सही नहीं होता है। बिल्कुल सही बोला। तो जो भारीपन अगर हमारे श्रोताओं को आ रहा हो तो एक अच्छा सा गीत सुना के हम उसे दूर करें। वाडेकर जी, अपनी पसंद का कोई गाना बताइए, हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें आपकी पसंद में। हाँ, एक मेरा और एक प्यारा गाना है, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। मेरी याद अलविदा ना कहना। तो आपको तो वैसे लोग हमेशा याद रखते हैं, पर आपके सुनवाए इस गीत को भी याद रखेंगे। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों
रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वाडेकर साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने विविध भारती के श्रोताओं को अपनी इतनी अच्छी अच्छी यादगार बातें बताई। वो बहुत कुछ जानना चाहते थे आपके बारे में और आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा।